नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इन दिनों चर्चा बहुत तेज़ है कि क्या ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कोई समझौता हो गया है, कोई डील हो गई है। अगर ये डील या समझौता हुआ है तो किन शर्तों पर, किस लिए, इसका मकसद क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है या उसको लगता है कि वो लड़ने में सक्षम नहीं है। वजह क्या है? ये सारी चर्चा शुरू हुई है राज्य के अभी तक गवर्नर जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई। दार्जिलिंग के राजभवन में ये मुलाकात हुई। अब गवर्नर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति जगदीप धनखड़, उन्होंने एक पॉलिटिकल मीटिंग अरेंज कराई। तो उसका मकसद क्या था? वो सामान्य बात नहीं हो सकती। ये जो बात कही जा रही है, ममता बनर्जी ने बाद में मीडिया से कहा कि चाय पर मिले थे शिष्टाचारवश, तो न तो शिष्टाचारवश मुलाकात थी ये, और न तो सिर्फ चाय का मामला था। 2 घंटे से ज़्यादा चली ये बैठक। हेमंत बिस्वा शर्मा का दार्जिलिंग में होने का कोई अर्थ नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी। और इसी तरह से ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में पिछले 2-2.5 साल से जो कुछ चल रहा है, 2-2.25 साल से, मई 2019 में जगदीप धनखड़ गवर्नर बने थे पश्चिम बंगाल के, तब से दोनों के बीच में जिस तरह की लड़ाई चल रही है। और मैंने जैसा पहले कहा था कि जगदीप धनखड़ ने इस तरह से काम किया जैसे वो बीजेपी की पूरी लड़ाई अकेले लड़ रहे हों। पार्टी से ज़्यादा वो सरकार और मुख्यमंत्री से लड़ते हुए नज़र आए। हाल के 2 मुद्दों पर अगर आप ध्यान दें तो उससे पता चलेगा कि उन्होंने ममता बनर्जी को संवैधानिक आधार पर किस तरह से नीचे दिखाने की कोशिश की। पहला मुद्दा आया, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। उसमें गलती से 2 बजे दोपहर की बजाय 2 बजे सुबह का समय दर्ज हो गया था। गवर्नर ने उसको उसी तरह से मंजूर कर दिया और ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा और सरकार एक इतिहास बनाने जा रही है। पहली बार विधानसभा का सत्र रात 2 बजे से शुरू होगा। सरकार को गलती समझ में आ गई। तुरंत चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी कि वो टाइपोग्राफिकल एरर थी, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। दूसरी चिट्ठी भेजी जा रही है, उस चिट्ठी के आधार पर आप जो है उसको मंजूरी दे दीजिए। राज्यपाल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पहला सवाल उठाया, उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इस मामले में बोलने के लिए। संविधान जो कहता है उसके मुताबिक गवर्नर वही बात मानेगा जो कैबिनेट संस्तुति करती है। तो कैबिनेट ने जो संस्तुति की थी उसको मान लिया राज्यपाल ने। अब कैबिनेट को दोबारा वही संस्तुति करनी पड़ेगी सुधार के साथ। जब तक ममता बनर्जी की कैबिनेट ने वो प्रस्ताव दोबारा नहीं भेजा, गवर्नर नहीं माने। दूसरा मुद्दा, विधानसभा में विधेयक पारित किया गया और कहा गया कि अब जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय मुख्यमंत्री को होगा। और कई राज्यों ने कर दिया है, तो ममता बनर्जी ने भी कर दिया। राज्यपाल ने उस विधेयक को लौटा दिया, कहा कि इसमें इनपुट नहीं है पूरा, उसको पूरा कीजिए। और उसके बाद वाइस चांसलर की नियुक्ति की। रोक नहीं पाई ममता बनर्जी। और आप लगातार देखिए उनके और ममता बनर्जी के बीच के संबंध। फिर देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी के संबंध। हालांकि पुराने संबंध उनके बड़े कॉर्डियल रहे हैं, क्योंकि दोनों यूथ कांग्रेस में रहे हैं। यूथ कांग्रेस में हेमंत बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी के जूनियर रहे हैं। लेकिन 2021 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद जिस तरह से पलायन हुआ पश्चिम बंगाल से, असम गए लोग भागकर, हज़ारों लोग, तो उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत आलोचना की थी ममता बनर्जी की। और उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो मेदिनीपुर आए बीजेपी के उम्मीदवार का प्रचार करने, तो उनके काफिले पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी टूट गई, उनको चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी गाड़ी में टूट फूट हुई। तो तीनों के संबंध इस तरह के हों, अगर आपने वो फ़ोटो देखी, वो चित्र देखा हो, तो आपको लगेगा कि बहुत दिन बाद बड़े बिछड़े हुए लोग मिले हैं। और इनके बीच तो कभी कुछ ऐसा कटु अनुभव जैसा या जो कटुता है वो कभी रही ही नहीं होगी। तो सवाल ये है कि
हुआ क्या? एक बात तो ये मानी जा रही है कि ममता बनर्जी को ये संदेश दिया गया कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो फिर ममता बनर्जी को बताने की क्या ज़रूरत है? राष्ट्रपति के मामले में नहीं बताया आपने। जहां 49% वोट थे एनडीए के जब शुरुआत हुई कैंपेन की, ये अलग बात है कि अब जो है 62% से ऊपर जा रहा है, जो पोलिंग हुई है उससे अंदाज़ा लग रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को एनडीए की भी ज़रूरत नहीं है, उसको अकेले दम पर अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में है। ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता कि ममता बनर्जी को पहले से कॉन्फिडेंस में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए। राज्यपाल नियुक्त करते समय आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 2019 में जब जगदीप धनखड़ को राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब ममता बनर्जी से जो एक परिपाटी है कि मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बताया जाता है, और अगर आपके संबंध ठीक हो तो पूछा भी जाता है कि आपको ये ठीक है कि नहीं। लेकिन जगदीप धनखड़ के अपॉइंटमेंट के समय केंद्र सरकार ने पूछा नहीं, ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया, उन्होंने विरोध किया जगदीप धनखड़ के अपॉइंटमेंट का। उन जगदीप धनखड़ और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच जो बात हो रही है, अब मान लीजिए कि ये बताने के लिए था, तो उसकी कोई पृष्ठभूमि होगी, कोई कारण होगा। इसका मतलब ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करीब आ रहे हैं। अब इसको जरा देखिए, हमारे पास तो कम से कम कोई सूचना नहीं है कि उस बैठक में क्या हुआ। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हेमंत बिश्व शर्मा को संदेशवाहक बनाकर भेजा तो क्या संदेश देकर भेजा। लेकिन एक चीज़ होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य सबूत। उसको अगर तलाशने की कोशिश करें, वो कड़ी मिलाने की कोशिश करें, तो बात कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। शायद मार्च के महीने में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। उसके बाद से नहीं गए। उस समय गए थे तो पार्टी की बैठक हुई थी विधायकों और पदाधिकारियों की। उसमें उन्होंने बंद कमरे की बैठक में उन्होंने कहा था, हालांकि बात बाहर नहीं आनी थी, बाहर आ गई। उन्होंने कहा था कि आप केंद्र सरकार के भरोसे मत रहिए, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो ये एक संदेश था कि केंद्र की जो सरकार है या राष्ट्रीय पार्टी है और राज्य की जो इकाई है, उसमें एक थोड़ा सा जो है दूरी, एक फ़र्क आने जा रहा है कामकाज की शैली में, बाकी किसी मामले में नहीं। तो पश्चिम बंगाल के मामले में राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल की इकाई अपनी लड़ाई खुद लड़े। ये बात ठीक है, चलिए मान लेते हैं। आज केंद्र में सरकार है, अगर नहीं होती तो क्या करते? तब तो आपको लड़ना ही पड़ता। तो इस लिहाज से उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अब उस समय लगता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पार्टी के लोगों को खड़ा करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इसलिए कि आपको लड़ाई लड़नी है तो तैयारी आपको करनी है, ताकत आपको जुटानी है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बहुत सारी मुश्किलें हैं। ममता बनर्जी तो सबसे बड़ी मुश्किल है ही, उसके अलावा पार्टी की अपनी इकाई जो है वो बड़ी समस्या है। उसमें जिस तरह के झगड़े हैं, आपसी लड़ाई जिस तरह की है, स्टेट लीडरशिप के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में जिस तरह की टर्फ वॉर चलती रहती है, उसको देखते हुए भी पार्टी की स्थिति खराब है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, हार से मनोबल नहीं गिरा, उसके बाद की हिंसा से ज़रूर मनोबल गिरा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में, और एक जरा आपको पृष्ठभूमि इससे पहले की बता दें कि अगर ये डील हुई है, ये मान लें तो, हालांकि कोई जानकारी नहीं है कि डील हुई है, अगर मान लें तो ये काम पहले भी बीजेपी कर चुकी है। आपको याद होगा कि 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रही थी। उस समय लग रहा था बीजेपी जो है वो नंबर 2 या नंबर 3 पार्टी विधानसभा में बन सकती है 2016 में ही। लेकिन अचानक ये हुआ कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका और ममता बनर्जी का समझौता हो गया, साथ मिलकर चलने का। तीस्ता वाटर को लेकर, रिवर वाटर जो ट्रीटी थी उसको लेकर केंद्र सरकार को लग रहा था ममता बनर्जी अगर जो है साथ रहें तो बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी होनी है उसमें आसानी होगी, और बहुत से मुद्दे थे। तो एकदम से बीजेपी ने जो है हाथ पीछे खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 सीटें आईं 2016 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद फिर जो है बीजेपी ने फिर अपना रुख बदला।
क्योंकि ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कोई गठबंधन, कोई समझौता, कोई जो है इस तरह का सहयोग की बात उसको अपनी शर्तों के आधार पर तब तक चलाती हैं जब तक उनको फ़ायदा हो, वरना उसको तोड़ने में उनको एक क्षण भी नहीं लगता है। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद से जो लड़ाई चली उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 18 सीटें मिली, जो इससे पहले तक एक सपने जैसा था। एक दो सीटें मिलती रही हैं बीजेपी को पश्चिम बंगाल से, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 18 सीटें मिली। उसमें सामाजिक समीकरण, प्रधानमंत्री की अपील, वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, ख़ास तौर से 2021 के चुनाव के बाद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी समझौते के मूड में आ गई है? तो समझौते में क्या क्या चाहिए ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को चाहिए कि जो अगला राज्यपाल नियुक्त हो, कम से कम उसमें उनकी मर्ज़ी चले। मर्ज़ी चले से मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनको परेशान ना करे, जो उनके साथ तालमेल बिठा कर चले। तो उस नियुक्ति से पता चल जाएगा कि कोई डील हुई है या नहीं, कौन आता है और ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या होता है उसकी नियुक्ति पर। इस पर दूसरी बात, आप देखिए कि जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए आने के बाद से ममता बनर्जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अदरवाइज़ अगर ये डील जो मैं कह रहा हूँ, जिसकी आशंका जता रहा हूँ, डील नहीं होती तो उनका विरोध आया होता। तीसरी बात, विपक्षी दलों की बैठक होनी थी जिसमें उपराष्ट्रपति का नाम तय होना था। उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं गई। वो नहीं गई तो यशवंत सिन्हा का जिसमें नाम तय हुआ अंत में औपचारिक रूप से, उसमें भी नहीं गई थी। वो भी एक संकेत था। यशवंत सिन्हा का नाम जिस बैठक में औपचारिक रूप से तय हुआ उसमें ममता बनर्जी नहीं गई, जिन्होंने उनका नाम आगे किया था। और ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल आने नहीं दिया चुनाव प्रचार के लिए। उसके अलावा देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव में विपक्ष का जो उम्मीदवार चुना जाना था, जो मार्गरेट अल्वा चुनी गई, उसमें कोई दबी छिपी बंद कमरे की बात नहीं है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम अनाउंस करते समय जो कहा, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को फ़ोन किया गया लेकिन वो फ़ोन पर नहीं मिली, किसी कार्यक्रम में व्यस्त थी। ममता बनर्जी शरद पवार का फ़ोन भी ना उठाएं, ये आज से 15 दिन पहले क्या आप कल्पना कर सकते थे? जिस तरह का संबंध था दोनों में, जिस तरह की बातचीत होती थी, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहल की थी, उस पहल के बाद से ही कुछ बदलना शुरू हुआ है। और आप देखिए कि ममता बनर्जी का रुख भी बदलना शुरू हुआ है। वो यशवंत सिन्हा के अनाउंसमेंट के समय नहीं गई उस बैठक में, और इस बार तो उपराष्ट्रपति वाले मामले में तो उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया। ममता बनर्जी व्यस्त थीं तो टीएमसी का तो कोई नेता जा सकता था, बल्कि जाना तो दूर, सुदीप बंदोपाध्याय ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि टीएमसी शामिल नहीं होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। ममता बनर्जी का फिर ये कहना कि द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी पर कि अगर बीजेपी पहले बताती तो हम भी समर्थन करते। बीजेपी का किसी भी सूरत में, किसी भी मुद्दे पर क्या ममता बनर्जी समर्थन कर सकती हैं? आज तक तो ऐसा नहीं होता रहा है। हर मुद्दे पर, हर बात पर विरोध, जहाँ विरोध की ज़रूरत नहीं वहाँ भी विरोध किया। लेकिन इस मुद्दे पर क्यों नहीं विरोध किया? या कम से कम चुप रह सकती थी, ना बोलती कि हमने अपना उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार खड़ा किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जीते। ऐसा कुछ बयान नहीं दिया। उन्होंने यशवंत सिन्हा के समर्थन में एक वाक्य नहीं बोला है। चुनाव खत्म हो गया, उन्होंने यशवंत सिन्हा के, उनके विधायकों, सांसदों ने यशवंत सिन्हा को वोट दिया या नहीं दिया ये भी पता नहीं है। मानकर चलना चाहिए कि उन्होंने घोषणा नहीं की थी तो दिया ही होगा वोट न देने की घोषणा नहीं की थी तो। लेकिन आप देखिए कि एक एक करके आप जो बदलाव देखिए, उस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप अखबार में, सोशल मीडिया पर कहीं देखा हो कि तीनों नेता कितनी सहज स्थिति में बैठे हुए हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा इतना सब बोलने कहने के बाद ममता बनर्जी ने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि जब वो कामाख्या देवी का दर्शन करने गई थी तो हेमंत बिश्व शर्मा ने उनकी बड़ी मदद की थी।
अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? ये मीटिंग इसलिए हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने इसलिए वो चली गई कि उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन में उनकी मदद की थी। दूसरी बात, जो बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि राज्यपाल यहाँ आए हुए थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने बुलाया तो मैं आ गया। राजनीति में ऐसी मुलाकातें ऐसे अनायास नहीं होती, ये प्रयासपूर्वक योजनापूर्वक होती हैं। और ऐसी मुलाकातें अनायास हों तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की होती हैं, 2 घंटे तक चर्चा नहीं होती है। तो ममता बनर्जी को क्या केवल राज्यपाल अपने मन का चाहिए? नहीं, ममता बनर्जी की समस्या इस समय सबसे बड़ी है सेंट्रल एजेंसीज़, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की जो जांच हो रही है, उनकी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, उनके भतीजे की पत्नी, इन सब के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है, ये जांच एडवांस स्टेज पर है। ममता बनर्जी इससे राहत चाहती हैं। तो बीजेपी क्या जो ये खूनी संघर्ष का माहौल बन गया है उससे राहत चाहती है? क्या पार्टी की स्टेट यूनिट को कॉन्फिडेंस में लिया गया है? बार बार कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको मुद्दे गिनाए, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिख रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। और ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ नहीं रही हैं जितनी वो कांग्रेस के खिलाफ हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से कहा, उनसे जब दिल्ली आई थी, मिलने गई, कि तुम लोग हमको क्यों परेशान करता है, तुमको क्या लगता है हम कभी राहुल गांधी को नेता मानेगा? फिर हमको क्यों इस तरह से परेशान करता है? ममता बनर्जी चाहती थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ अभियान में बीजेपी की मदद करेंगे, बीजेपी उनको राज्य में शांति से सरकार चलाने में मदद करे। तो क्या ये डील हो गई है? फिर कह रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं है। जो ये परिस्थितियाँ बदली हैं जिस तरह से, आप देखिए, ममता बनर्जी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के बारे में पूछा गया कि उनकी क्या राय है, क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि 21 जुलाई के बाद बोलूँगी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव का नतीजा आ रहा है, तो उसके बाद क्या बोलेंगी उससे भी अंदाज़ा लगेगा। क्या वो जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी, उससे भी अंदाज़ा लगेगा। अगर इस हाइपोथेटिकल बात का कन्फर्मेशन होना है, अगर ये सच्चाई है, तो ज़्यादा समय नहीं लगना है। आज 19 जुलाई है, 21 जुलाई के बाद जो है अगले 2-4-6 दिन में ये पता चल जाएगा, या कोई इसकी औपचारिक घोषणा नहीं करेगा लेकिन अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। वो फ़ोटो देखकर वो भी हैरान है कि ऐसा कैसे हो रहा है। जिस तरह का संबंध इस समय ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, उसमें इस तरह की मुलाकात की बीजेपी के स्थानीय नेताओं को कल्पना भी नहीं थी। लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है, ये दिखाई दे रहा है। आंखों देखी बात तो शायद झूठ नहीं हो सकती, हालांकि कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सही ही होती है। तो ये तस्वीर क्या ज़मीन पर उतरने वाली है, इसकी जो तासीर है वो ज़मीन पर उतरने वाली है। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, तब इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।